नागलोक में नागिन प्रतिमा अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी। तभी उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पीछे से उसे कोई देख रहा है। अब जैसे ही नागिन प्रतिमा पीछे मुड़ती है, उसे किसी की परछाई वहां से जाते हुए दिखाई पड़ती है। कौन है हमारे स्नान घर के बाहर? कौन है? प्रतिमा बार बार आवाज लगाती है तो ना तो वो दोबारा से परछाई दिखाई देती है और ना ही उसकी बात का कोई जवाब आता है। ये देख प्रतिमा अब स्नान घर से बाहर आती है और स्नान घर के आसपास वो चक्कर लगाने लगती है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन उस नागिन को कौन देख रहा था, बस यही सवाल उसके जहन में था। आखिर कौन हो सकता है जो हमें यूं इस तरह से छुप छुप कर देख रहा था? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो हमारे कक्ष में आकर हमारे स्नान घर के बाहर खड़ा होकर हमें निहार रहा था? जो भी है, हम इसका पता तो लगा के ही रहेंगे। प्रतिमा खुद से बात कर रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास आती है और उससे कहती है, पुत्री, आप अभी तक तैयार नहीं हुई हैं। आप जानती हैं ना, आज आपका स्वयंवर है। हाँ, हम जानते हैं माता, परंतु हम इतनी बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। दुविधा में फंसी हैं? परंतु क्यों? आखिर कौन सी बात है जो आपके दिमाग में घूम रही है? माता, अभी हम स्नान कर रहे थे, तब हमें कुछ ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। हमने कई बार उसको आवाज लगाने की कोशिश की, परंतु किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब हम स्नान घर से बाहर आए, तो बाहर आकर हमने इधर उधर देखा, तो हमें यहाँ वहाँ कोई नहीं दिखा। कोई बात नहीं पुत्री, कभी कभी ऐसा होता है। जब हमारे दिमाग में कोई बात घूम रही होती है तो कई बार हमें ऐसा लगता है। परंतु माता। देखो पुत्री, बाहर सब आ रखे हैं, इसलिए बिना देरी किए आप जल्दी से बाहर आ जाइए। अपनी बातें पूरी करके नागमाता वहां से चली जाती है, परंतु प्रतिमा के जहन में अभी भी वही परछाई घूम रही थी। कुछ देर बाद नागिन प्रतिमा तैयार होकर नागमहल की सभा कक्ष में पहुंचती है, जिसके बाद वो अपना स्वयंवर शुरू करती है। सभी बहादुर नाग अपने अपने कलाएं नागिन प्रतिमा को दिखा रहे थे, पर नागिन प्रतिमा को कोई पसंद नहीं आता। नागिन सभी नागराजों को देख रही थी। तभी नागिन प्रतिमा के सामने अंधेरा आ जाता है और उस अंधेरे में उसे एक छवि दिखाई पड़ती है। उस परछाई को देख अचानक नागिन की आंखें खुल जाती हैं और वो सभी को कहती है, हमें ये सभा यहीं पर रोकनी होगी। परंतु पुत्री, आप अचानक से इस स्वयंवर को नहीं रोक सकती हैं। माता, हमें ये सब यहीं पर रोकना होगा और पृथ्वी लोक पर जाना होगा। यदि हम पृथ्वी लोक पर नहीं गए तो अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। परंतु हुआ क्या है ये तो बताइए आप। फिलहाल हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ बताने का समय नहीं है और न ही समझाने का। हम आप सभी से माफी चाहते हैं, परंतु अभी ये स्वयंवर हमें रोकना होगा। इतना बोलकर नागिन प्रतिमा अपना पूर्ण रूप लेती है और वहाँ से नाग द्वार पर पहुँचती है, और उसको अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके पीछे कोई हो। एक बार फिर से नागिन पीछे मुड़ती है, लेकिन इस बार भी उसे कोई नहीं दिखाई देता। लेकिन नागिन प्रतिमा उस पर ध्यान नहीं देती और नाग द्वार खोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद वो पृथ्वी लोक पर पहुँचती है, जहाँ वो देखती है कि पृथ्वी लोक पर काफी तेज हवाएं चल रही थी और सूखे पत्ते उड़ रहे थे। चारों तरफ से सन्नाटा ही सन्नाटा था। ये देख नागिन प्रतिमा को बहुत ही अजीब लगता है। अब वो नागिन आगे की तरफ जाती है और थोड़ी दूर चलते ही उसे एक भेड़िए की आवाज आती है। उस भेड़िए की आवाज सुनकर नागिन उस भेड़िए की आवाज का पीछा करने लगती है। नागिन आगे जा रही थी और उसकी नजर कुछ भेड़ियों पर पड़ती है। उन भेड़ियों को देखकर प्रतिमा खुद से बोलती है, हे प्रभु, इतने सारे भेड़िए। प्रतिमा खुद से बातें ही कर रही थी, तभी प्रतिमा की तरफ एक भेड़िया उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। तभी पीछे से नागलोक का एक नाग अपने पूर्ण नाग रूप में आ जाता है। उस भेड़िए को अपनी पूंछ में जकड़कर उसे डस लेता है। क्योंकि नाग अपने पूर्ण नाग रूप में था, इसलिए नागिन प्रतिमा उसकी शक्ल नहीं देख पाती। उस नाग को देखकर नागिन प्रतिमा को ये समझते देर नहीं लगती, ये तो नागलोक का ही नाग है। इस नाग को देखकर नागिन प्रतिमा उससे कहती है, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमें अपना इंसानी रूप दिखाओ। अगर तुमने हमें अपना इंसानी रूप नहीं दिखाया तो हम तुम्हें नागलोक में प्रवेश नहीं करने देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम हमारे नागलोक के ही हो। नागिन की बात सुनकर वो नाग भी अपने इंसानी रूप में आता है और उस नाग को देखकर प्रतिमा कहती है, नक्श। जी हाँ, हम। नक्श, तुम जानते हो ना कि यहाँ बिना इजाजत के आना सही नहीं है, और तुमने यहाँ आने के लिए किससे इजाजत ली? इजाजत तो हमने आपसे प्रेम करने से पहले नहीं ली, तो अब किसी से क्या ही लेते। वो तो आपकी चिंता हो रही थी, इसीलिए हम आ गए। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम ही हो वो
जिसकी परछाई हमने अपने स्नान घर से देखी थी। और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है ना यहाँ कितना खतरा है। जी हाँ, हम वही हैं जिनकी परछाई आपने देखी थी। और हाँ, हम ये भी जानते हैं कि यहाँ कोई खतरा है, लेकिन हम खतरे में आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं, इसलिए हम आ गए। वो आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उनके पीछे से एक भेड़िया नक्श के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से नक्श के कंधे पर भेड़िए के खून लग जाते हैं। ये देखकर नक्श बिना सोचे समझे अपना अर्धनाग अवतार लेता है और उस भेड़िए को अपनी पूंछ में जकड़कर डस देता है। उस भेड़िए के मरने के बाद कई सारे भेड़िए उन दोनों नाग नागिनों पर हमला करने लगते हैं। इस बार नागिन प्रतिमा अपने पंचमुखी अवतार में आती है और सभी भेड़ियों को एक एक करके डसने लगती है। लेकिन इसी बीच भेड़ियों का सरदार नागिन के सामने आता है और उससे कहता है, नागिन, हमारी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं थी, पर तूने यहाँ भी अपनी टांग अड़ाई। लेकिन कोई बात नहीं, टांग अड़ाने का नतीजा तुझे बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से तूने मेरे साथी को मारा है, ठीक उसी तरह यहाँ का हर इंसान मरेगा और भेड़िया बन जाएगा। मैं तुझे यहाँ किसी की जान नहीं लेने दूंगी। और तुझे क्या लगता है कि तू यहाँ अपना हमला कर अपना खौफ फैलाएगा? नहीं भेड़िए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और अगर तुझे लग रहा है ना कि ऐसा कुछ होगा, तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। किसकी कौन सी गलतफहमी है तो समय बताएगा, पर याद रहे मैं दोबारा आऊंगा। इतना बोलकर भेड़िया अपने झुंड को लेकर वहां से चला जाता है। अब नाग भी अपने इंसानी रूप में आ जाता है और नीचे गिर जाता है। उसको नीचे गिरता देख प्रतिमा भी अपने इंसानी रूप में आ जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखकर कहती है, नक्श, नक्श, ये तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरह से? प्रतिमा। हाँ हाँ, बोलो नक्श। नक्श कुछ नहीं कहता। इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता, नागिन गांव वालों से मदद मांगती है। अब क्या था, एक आदमी प्रतिमा के पास आता है और उसकी मदद करके उसे अपने घर में पनाह देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। कोई बात नहीं बेटा, पर मुझे ये बताओ, तुम हो कौन और तुमने इस तरह के अजीब कपड़े क्यों पहने हैं? उस बाबा की बात सुनकर प्रतिमा उसको अपने नागिन होने का सच बताती है। साथ ही वो यहाँ कैसे आई ये भी बताती है। ये जानने के बाद वो बाबा उसके आगे हाथ जोड़ता है और उससे कहता है, नागरानी को मेरा प्रणाम। अरे इस बुढ़ापे में आपके दर्शन हो गए, अरे मैं तो धन्य हो गया। बाबा, मेरे पास नागमणि नहीं है और भेड़िया के नाखून के निशान इसको काफी तकलीफ दे रहे हैं। यदि आप कोई तोड़ बता दोगे तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। अरे नागरानी, इसके ऊपर भेड़िए ने हमला किया है। अरे आप मेरी बात मानिए, इसको मार दीजिए। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हो? ये मेरे नाग लोक का सबसे होनहार नाग है, साथ ही ये हमारा प्यार भी है। इसको नहीं मार सकती। यदि आप इसको नहीं मारेंगी तो आने वाले समय में ये एक भेड़िया बनकर सबको मार देगा। और सिर्फ यहाँ नहीं, अब तो पूरे नागलोक पर और धरती लोक पर आतंक छाएगा, क्योंकि एक नाग जब भेड़िया बनेगा तो मौत का ऐसा तांडव शुरू होगा कि कोई उसे रोक नहीं पाएगा। बाबा, मैं इसको नहीं मार सकती। आखिर कोई तो उपाय होगा इनको ठीक करने का। ये तो मैं नहीं जानता, और हाँ, लेकिन ये जरूर जानता हूँ कि तुम्हारे सवालों का जवाब काली पहाड़ी पे रहने वाले अघोरी बाबा दे सकते हैं। तुम कल ही अघोरी बाबा के पास जाओ, वो कोई हल बताएंगे, और जब तक इसका ध्यान मैं रखूंगा। नक्श की इतनी बड़ी कुर्बानी देखकर कहीं न कहीं प्रतिमा भी उससे प्रेम कर बैठी थी। इसलिए बाबा की बात सुनकर प्रतिमा सुबह का इंतजार नहीं कर पाती और वो रात को ही काली पहाड़ी के लिए निकल जाती है। प्रतिमा एक नागिन थी, इसलिए काली पहाड़ी पर जाने में उसे ज्यादा समय नहीं लगा। कुछ ही देर में नागिन काली पहाड़ी पर पहुंच जाती है, जहां पर उसे गुफा नजर आती है और बिना सोचे समझे प्रतिमा उस गुफा में चली जाती है, जहां उसको एक अघोरी दिखाई पड़ता है। अघोरी बाबा को मेरा प्रणाम। आओ नागिन आओ, हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो। बाबा, अब जब आपको पता ही है तो आप मेरी मदद कीजिए। देखो पुत्री, जिसको तुम बचाना चाह रही हो, अब वो कोई मामूली नाग नहीं रहा, बल्कि एक भेड़िया बन चुका है। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो एक... हाँ, मैं जानता हूँ कि वो एक नाग बना हुआ है, परंतु ज्यादा समय के लिए नहीं बना रहेगा। अर्थात? मतलब ये कि ऐसा माना जाता है कि जिसको भी वो भेड़िया काट ले, वो मनुष्य हो या फिर कोई जीव,
वो भेड़िया बन जाता है। और सिर्फ काटने से ही नहीं, अगर उसके पंजों के निशान भी पड़ जाए ना, तब भी वो इंसान प्रभावित हो जाता है। और ठीक उसी तरह से तुम्हारा नाग भी भेड़िए द्वारा जख्मी हुआ है, इसलिए उसको भेड़िया बनने से कोई नहीं रोक सकता। वो घोड़ी की बातें सुनकर वहाँ से चली जाती है। वो गांव में देखती है कि उसका प्यार नक्श एक भेड़िए में तब्दील हो चुका है और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। उसको देखकर नागिन अपने प्यार पर वार करने के लिए मजबूर हो जाती है। प्रतिमा जब अपने अर्ध नागिन अवतार में आती है, तभी हाथों में जादू से शिव जी का त्रिशूल प्रकट करती है और उस भेड़िए के ऊपर वार करती है, लेकिन वो भेड़िया वहाँ से भाग जाता है। क्या नागिन ने अपने प्यार पे वार करके उसे मार गिराया था? क्या अभी भी वो जीवित था? आखिर इस नागिन और भेड़िए के युद्ध में किसकी जीत हुई और किसकी हुई हार? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला पार्ट।